हेलो फ्रेंड्स, आज हम बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम यूनिट 1 पार्ट बी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स बिगिन। सेल्स होते हैं स्मॉलेस्ट और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी लाइफ के। इसमें जेली लाइक मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें होता है न्यूक्लियोलस जो कि हेल्ड होता है सेल के साथ। देन ये डायग्राम है सेल का, जिसमें है गोल्गी एपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरिसोम, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविली। एनिमल सेल जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है, उन्होंने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया लाइफ सेल को। देन रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में डिस्कवर किया न्यूक्लियस। देन स्क्लीडन और स्वैंथ ने सेल थ्योरी बनाई एक साथ, जो कि थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं सेल्स से और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और जो सारे सेल्स है वो अराइज करते हैं, मतलब आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब जो सेल्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन फिर सेल के पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन ये एक्टिवली रेगुलेट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के और ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। जो लिपिड्स होते हैं वो मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो इसकी कॉम्पोजिशन होती है प्रोटीन 55%, फॉस्फोलिपिड 25%, कोलेस्ट्रॉल 3%, अदर लिपिड्स 4%, कार्बोहाइड्रेट 3%। देन जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है, जो सारी मेम्ब्रेन लिपिड्स होती है वो एम्फीपैथिक होती है। जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स। जो हेड्स होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स के वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, तो वो फेस करते हैं वाटर फेस की तरफ, और चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर में हो या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हो, और अरेंज करते हैं खुद को बाइलेयर्स मतलब 2 लेयर्स में। जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल है वो एक दूसरे को फेस करती हैं, और जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो शुगर कंटेनिंग लिपिड्स होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा एबंडेंट होता है आउटसाइड की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। देन प्रोटीन मेम्ब्रेन जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड होते हैं वो कैरी किए जाते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से। ये एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन की लिपिड की बाइलेयर में। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनको हम 2 फॉर्म्स में स्टडी कर सकते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि कम्प्लीटली एम्बेडेड होते हैं लिक्विड बाइलेयर में, और 2 रीजन्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक वन जो कि EFC की तरफ और ICF की तरफ, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। जो सेकेंड फॉर्म है प्रोटीन की वो है पेरिफेरल प्रोटीन्स। देन जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए, और जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र करने की मटेरियल्स अक्रॉस द बाइलेयर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। देन रिसेप्टर प्रोटीन्स ये बाइंड करते हैं डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर को, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं इंट्रासेलुलर रिएक्शंस में। देन पंप्स ये एक्टिवली ट्रांसफ़र करते हैं
आयंस को अक्रॉस द बाइलर्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देन जो पेरीफेरल प्रोटीन्स है उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये पेनिट्रेट नहीं करते लिपिड मेम्ब्रेन में कंप्लीटली, क्योंकि मतलब उनकी तरह इंटीग्रल प्रोटीन्स की तरह, लेकिन ये अटैच रहते हैं या तो पोलर हेड ऑफ लिपिड्स की तरफ। देन इसके फंक्शंस होते हैं, ये प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बना लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। डाइजेस्टिव, ये फूड डाइजेशन में काम आते हैं और एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को। देन ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी की ये मेंटेन करते हैं डिफरेंस जो होती है कॉम्पोजिशन बिटवीन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स में, और लिंक करते हैं एडजेसेंट सेल्स को टुगेदर बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस टू फॉर्म टिश्यूज। देन ये डायग्राम है इसका। आप नॉन पोलर पार्ट, पोलर पार्ट, कोलेस्ट्रॉल, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, प्रोटीन, इंटरनल मेम्ब्रेन सरफेस, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस देख सकते हैं। तो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलीज में। न्यूक्लियस कंटेन करता है डीएनए, न्यूक्लियोली, क्रोमैटिन, और जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। देन जो साइटोप्लाज्म है वो लोकेटेड होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और ये बना होता है साइटोसोल और अदर ऑर्गेनेलीज एंड इंक्लूजन से। जो साइटोसोल होता है ये ट्रांसपेरेंट विस्कस जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसमें 70 to 90% वाटर होता है। ये इसमें सस्पेंडेड और डिजॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट्स। जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो डूबे होते हैं साइटोसोल में, और जो मेजर सेल ऑर्गेनेलीज है वो इंक्लूड करते हैं न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज, माइटोचॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। देन सेल न्यूक्लियस, जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है वो बाउंडेड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड होती है और इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक्सटर्नली कंटिन्यूअस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें होते हैं पोर्स जो कि इनर और आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज़ करती है। देन न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई होता है और जो न्यूक्लियोलस है वो क्लस्टर होता है डीएनए का, और न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें जीन्स होते हैं। तो इसके फंक्शन होते हैं, जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में वो टेम्पलेट की तरह काम करता है क्योंकि उसमें सिंथेसिस होती है आरएनए की, जहाँ वो रेगुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय द सेल्स। आप ये न्यूक्लियस का डायग्राम दे सकते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर पोर्स है और न्यूक्लियर एनवेलप है। जो जीन्स होते हैं वो यूनिट्स होते हैं हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स की, और ये कंसर्न्ड होता है विद सेलुलर रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कॉम्प्लेक्स सीरीज होता है ऑफ ट्यूब्यूल्स जिसमें जो वॉल्स होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है। ये लार्जेस्ट मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल में, और 2 टाइप्स के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो फैटी एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मॉडिफाई करते हैं डिटॉक्सिटी और टॉक्सिक केमिकल्स और कार्सिनोजेंस। देन ये आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाले, देन न्यूक्लियर एनवेलप है, अंदर न्यूक्लियस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन राइबोसोम्स हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं ग्रैन्यूल्स जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो अटैच्ड होते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसिस कर पाता है कुछ सर्टेन प्रोटीन्स की, और इन्हीं की वजह से ये रफ होता है। देन ये यूटिलाइज्ड होते हैं इन सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल मेम्ब्रेन। देन जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए से और राइबोसोमल प्रोटीन से, और दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल और लार्ज। दोनों में आरएनए होता है स्मॉलर और लार्जर साइज रिस्पेक्टिवली। देन राइबोसोम्स होते हैं साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देन गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडीज ये बनी होती है कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। जो स्टैक होता है गोल्गी सैक्स का, उसमें दो डेफिनेट रीजन्स होते हैं, सिस और ट्रांस। तो जो प्रोटीन्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो आ जाते हैं गोल्गी एपरेटस में थ्रू ट्रांसफर वेसिकल्स और फ्यूज हो जाते हैं सैक्स ऑफ द सिस रीजन, और ये रॉ प्रोटीन्स देन फिर ट्रांस रीजन में चले जाते हैं। ये राइबोसोम्स है, लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, ये जुड़ के ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। गोल्गी एपरेटस है जिसमें ये ट्रांसफेस है, ये सिस फेज है, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, सिस्ट्रेनी से बना हुआ है, ल्यूमेन सेक्रेटरी वेसिकल्स, और ये न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स हैं। फंक्शन है ये रैपिंग और पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है सेल का, प्रोड्यूस करता है सेक्रीशन ग्रैन्यूल्स जो स्टोर करते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स इन प्रोटीन सेक्रीटिंग सेल्स। ये साइट होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और ये ऐड करता है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को टू प्रोटीन्स ताकि फॉर्म हो जाए ग्लाइकोप्रोटीन्स जो रोल प्ले करते हैं एसोसिएशन ऑफ सेल्स में टू फॉर्म टिश्यूज। द नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये बनी होती है दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से, जो आउटर वाली होती है वो इंटैक्ट होती है और कवर करती है होल स्ट्रक्चर को, और जो इनर वाली होती है वो फोल्डेड होती है इंटरनली और शेल्स फॉर्म करती है। बहुत सारी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कॉज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और रिलीज करते हैं एनर्जी जिसको वो यूज़ करता है सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है जिसमें यह आउटर मेम्ब्रेन है मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे, F0 F1 कॉम्प्लेक्सेस, डीएनए, राइबोसोम्स, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। देन इसका फंक्शन होता है ये पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल होता है, और इसमें डीएनए होता है और वो सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन्स को। लाइसोसोम्स ये लार्ज इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं बाय यूनिट मेम्ब्रेन और फाउंड होते हैं साइटोप्लाज्म में। जो एक टिपिकल सेल होता है उसमें सेवरल 100 लाइसोसोम्स हो सकते हैं। ये फिल्ड होता है विद लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो कंटेन करता है वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जिनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं, और इसका फंक्शन होता है कि ये एक्ट करता है एज अ फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द सेल, और ये एनगल्फ कर लेता है एक्सोजीनस सब्सटेंसेस, मतलब जो भी बाहर से आ रहे हैं जैसे कि बैक्टीरिया। और जब एक सेल मरता है तो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो उसकी ऑटोलिसिस कॉज करते हैं। देन पेरोक्सीसोम, ये स्ट्रक्चर होता है जो कि सिमिलर होता है लाइसोसोम्स की तरह, लेकिन डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उसकी। ये कंज्यूम करता है ऑक्सीजन को स्मॉल अमाउंट्स में, जो यूज़ नहीं करता वो केमिकल रिएक्शंस में जो कि एटीपी फॉर्मेशन में से एसोसिएटेड होते हैं। देन इसका फंक्शन होता है ये डिस्ट्रॉय करता है कुछ प्रोडक्ट्स को जो ऑक्सीजन से बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि टॉक्सिक हो सकता है सेल्स के लिए। सेंट्रोसोम जो सेल है उसमें पेयर होता है टाइनी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स का जिनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, और ये विजिबल होते हैं ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दो सेंट्रियोल्स टुगेदर फॉर्म करते हैं सेंट्रोसोम।
देन ये सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम सेंट्रोसोम बिफोर सेल डिवीजन। जो सेपरेटेड सेंट्रियोम होता है वो फॉर्म करता है एक एक्रोमैटिक स्पिंडल। जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं एक्रोमैटिक स्पिंडल में। फंक्शन ये है कि ये कंसर्न्ड होता है विद द मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन दो मेजर प्रोसेस के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसे एनर्जी नहीं चाहिए होती और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द सेल, और ये इंक्लूड करता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन होती है ये पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए एनर्जी का मॉलिक्यूल्स को, और ये मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और जो केटायंस होते हैं वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड एरियाज में मूव करते हैं, क्योंकि केटायंस खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज एरियाज में जाते हैं। तो जो एनायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एरियाज में जाते हैं। जो डिफ्यूजन भी दो टाइप्स की होती है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होती है ये होती है बिकॉज ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स को कांस्टेंट मोशन में रखता है। जो नेट मूवमेंट स्टॉप हो जाती है जब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की इक्वल हो जाती है हर जगह सॉल्यूशन में। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिफ्यूजन, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा डिफ्यूजन के लिए। साइज ऑफ द ग्रेडियंट, अगर ज़्यादा होगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उतनी फास्ट ही डिफ्यूजन होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन फास्टर होगी। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे डिफ्यूजन जो होती है वो ऑप्टिमल होती है। देन लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो रैपिडली डिफ्यूज़ करते हैं, और अगर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, वो कीप करते हैं मेम्ब्रेन को सॉल्युबल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, ये कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस होता है जो एनेबल करता है मॉलिक्यूल्स को। फिर लार्ज फ्लो होता है मेम्ब्रेन चैनल्स के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन में जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो इंक्रीज़ होता रहता है विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब सारी बाइंडिंग साइट्स कैरियर प्रोटीन की फिल्ड हो जाते हैं तब उसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ये पैसिव मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, ये मेम्ब्रेन जो है अलाउ करती है कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को और आयंस को अपने से पास करने के लिए, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज और पीएच होता है वो हेल्प करता है डिफ्यूजन में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस होता है पैसिव फ्लो सॉल्वेंट का, जैसे कि वाटर अक्रॉस दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन परमिएबल होती है सॉल्वेंट लेकिन नॉट टू सोल्यूट, और टू रीजन्स में जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है सोल्यूट की, टू विच द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। तो जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे कि एग्जांपल प्लाज्मा जहाँ पे ऑस्मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट। टोनिसिटी ये होती है ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटेड टू प्लाज्मा
देन वैसे टोनिसिटी वो मॉलिक्यूल्स की ऑस्मोलैरिटी होती है जो पास नहीं कर पाती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। देन आइसोटोनिसिटी होती है सोल्यूशन जिनकी सेम ऑस्मोलैरिटी होती है, लाइक प्लाज्मा। हाइपरटोनिसिटी होती है, ग्रेटर ऑस्मोलैरिटी होती है, वो हाइपरटोनिक होते हैं, और लेसर ऑस्मोलैरिटी होती है, वो हाइपोटोनिक होते हैं। ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं अगेंस्ट देयर केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, कैरियर टाइप और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। देन जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये डायरेक्टली यूज़ कर लेता है एनर्जी जो कि वो हाइड्रोलिसिस से लेता है फ्रॉम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ टिश्यूज़ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम का पल्स का टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं पेरोक्सिमल डिफ्यूज में और एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइनल ह्यूमन सेल्स में, ल्यूमन सेल्स में। देन अगर Na बाइंड हो जाता है प्रोटीन्स में तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है डाउन इट्स केमिकल ग्रेडियंट एट द सेम टाइम। देन कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो बाइंड करते हैं आयंस को और अदर मॉलिक्यूल्स को और फिर चेंज करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं। देन ये यूनिपोर्टर्स होते हैं। यूनिपोर्टर्स कैरी करते हैं एक ही पार्टिकल को एक डायरेक्शन में, और सिम्पोर्टर्स या को ट्रांसपोर्ट ये दो पार्टिकल्स को सेम डायरेक्शन में लेके जाते हैं। देन एंटीपोर्टर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में क्या होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। That's all for now. We will continue this in the next video. Till then, thank you. Like my video, share it and subscribe to my channel, and please don't forget to drop a comment.